हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एमपीओबी की यूनिट 3 और वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड 2 के ऊपर वीडियो अपलोड करी है। आई होप आपने वो वॉच की होगी, आपने वो स्टडी की होगी। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे बिकॉज एग्जाम में हमारा चॉइस क्वेश्चन आता है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक या अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूनिट 3 जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर है। यूनिट 1 और यूनिट 2 में हमने पूरा मैनेजमेंट पढ़ा है और यूनिट 3 में हम पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, दैट इज़ मैनेजमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ओबी की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है फाउंडेशन एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और साथ में हम बात करेंगे इंटरपर्सनल ग्रुप बिहेवियर, डायनामिक फॉर्मेशन एंड स्टेजेस। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे और टीम बिल्डिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। अगर हम बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जब आप ज्वाइन करते हो एज एन एम्प्लॉय या एज एन जो भी है, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस चीज़ के बारे में ये सब्जेक्ट रहने वाला है। मतलब एज अ मैनेजर, एज अ एम्प्लॉय, आपका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होना चाहिए, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम करते हैं। और बिहेवियर का मतलब ये होता है कि लोगों का रिएक्ट करना, एक्ट करना का तरीका, राइट। कि एक पर्सन किस तरीके से बातचीत करता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, बिहेव करता है, दैट इज़ बिहेवियर, राइट। किस तरीके से करता है, दैट इज़ हिज बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, कल्चर, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, इन सबको स्टडी करना ज़रूरी होता है। ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमें स्टडी करनी होगी। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन, पर्सनालिटी, इमोशंस, इन सब का क्या रोल है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब हम स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को अगर आपको स्टडी करना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो, ग्रुप लेवल पे करते हो और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे करते हो, जिसका गोल होता है समझना बिहेवियर्स को, लोगों के बिहेवियर को समझना। क्योंकि अगर हम एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, जब आप अपने किसी टीम को लीड कर रहे हो, ठीक है, उनके बिहेवियर को अगर आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता लगती है। आप जो है उनको मोटिवेट भी कर पाते हो, और जब आप उनको मोटिवेट कर पाते हो, जब आप उनको एक बेटर वे में लीड कर पाते हो, तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। और जब उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप इजीली और बेटर वे में अचीव कर पाते हो। ठीक है, तो और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उनकी क्या होती है, अचीव हो पाती है। तो लेकिन बिहेवियर को स्टडी करना, समझना ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम लोग प्रिडिक्टिंग करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो इस एम्प्लॉय का ये बिहेवियर रहेगा, राइट। प्रिडिक्टिंग करना, और हमें कंट्रोल भी करना होता है ह्यूमन बिहेवियर को एट दी वर्क। ठीक है, तो कुछ इसके की कंपोनेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया अगर हमें एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी करना है तो इसके कुछ की कंपोनेंट है। 3 स्टेजेस हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। सबसे पहला आता है और इंडिविजुअल लेवल। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी करते हो, ठीक है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के एटीट्यूड, उसके एक्शंस पर आप फोकस करते हो, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना। जैसे इन्होंने बोला, व्हाई सम एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड एंड अदर्स आर
नोट कि क्यों कुछ एम्प्लॉयज़ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होते. If an employee feel valued and appreciated, they might work harder. But if they feel ignored or unfairly treated, they might lose interest in their work. तो मतलब कि बोला इन्होंने कि अगर किसी एम्प्लॉय को हाईली अप्रिशिएट किया जाता है तो वो उसको वैल्यूड यानी कि उसको वैल्यू दी जाती है तो वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी रहेगा. लेकिन अगर उसी एम्प्लॉय को आप इग्नोर करोगे, उसके साथ आप अनफेयर ट्रीटमेंट करोगे तो वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा काम करने में. दूसरा आता है ग्रुप लेवल. ठीक है, ग्रुप लेवल की अगर हम बात करें तो ग्रुप लेवल पे जब आप स्टडी करते हो तो आप ये एग्जामिन करते हो कि हाउ पीपल बिहेव इन द ग्रुप, ऑल टीम्स एंड हाउ दे कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, वर्क टुगेदर. ये सब हम ग्रुप लेवल पे स्टडी करते हैं कि भाई एक टीम जो है वो पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप बनते हैं ना, लोगों के ग्रुप्स बनते हैं, तो वो ग्रुप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो ग्रुप एक दूसरे के साथ या किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे वो कोलैबोरेट करते हैं, ये सारे. जैसे इन्होंने बोला टीम ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर वो एक साथ काम कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. क्यों? रीज़न क्या है उस चीज़ का? बिकॉज डिफरेंसेस इन ओपिनियन. कोई टीम मैंने तो बना दी एज अ मैनेजर, लेकिन उस टीम में मान लो मैंने 5 मेंबर रखे हों. ठीक है, अब 5 मेंबर में 2 मेंबर हो सकता है किसी एक चीज़ पे एग्री करते हो और बाकी के 3 मेंबर ना करते हो, है ना, ऐसा हो सकता है. तो वहाँ क्या होता है, डिसएग्रीमेंट आता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. लेकिन वहीं अगर मेरे दिमाग अच्छा है, मैं एज ए मैनेजर अपने सारे टीम मेंबर्स को जानती हूँ और मुझे पता है कि किसका क्या ग्रुप है, और क्योंकि मेरा तो मोटिव क्या है, काम करवाना है ना, मैं क्या करूँगी, टीम वैसी ही बनाऊँगी जहाँ पे लोगों की एक ग्रुप्स हों, बनते हों उन लोगों की. क्योंकि जब लोग ऐसे ग्रुप्स की आप टीम बनाते हो जहाँ पे उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में अच्छा कोलैबोरेशन है, उनके बीच में अच्छा बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा. हमें तो अपना काम करवाना है एज अ मैनेजर, तो वो मैं तभी कर पाऊंगी जब मुझे उनके ग्रुप बिहेवियर को मैं स्टडी करूंगी, है ना. और तभी मैं टीम वर्क को क्या कर पाऊंगी, इम्प्रूव कर पाऊंगी और कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पाऊंगी. ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो दिस लुक्स एट द बिगर पिक्चर. मतलब यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम ओवरऑल कल्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल पॉलिसी की बात कर रहे हैं. जैसे एक कंपनी जिसका पॉजिटिव वर्क कल्चर है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने लीडर्स पर ट्रस्ट करते हैं और उनका जो मोरल भी होता है वो हायर होता है, बिकॉज वहाँ पे लोगों का एक विश्वास है. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कोई ऐसा कल्चर है जहाँ टॉक्सिक कल्चर है तो वहाँ पे आप टर्नओवर तो हाई जनरेट कर लोगे लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मन लगा के काम नहीं करेंगे टॉक्सिक कल्चर में. तो ये चीज़ें होती हैं. अब हम बात करें फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की. ये अभी हमने जो पढ़ा वो सारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा और किस किस लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर सकते हो, वो हमने पढ़ा. अब हम बात करेंगे फाउंडेशंस की. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से पे बेस्ड है और जैसे उन्होंने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो नेचर ऑफ पीपल होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, परसेप्शंस लोगों के अलग हो सकते हैं. मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, होल पर्सन, कॉज बिहेवियर, डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन डिग्निटी. तो नंबर 1 हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की. तो मैनेजमेंट कैन एनकरेज एम्प्लॉयज़ इन अ बेटर वे बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल पीपल आर डिफरेंट. तो जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर सकता है बेटर वे में, जब वो अपने लोगों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करेगा तभी. क्योंकि मैं अगर एज अ मैनेजर अपने एक टीम मेंबर को समझती हूँ, अपने जो भी मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको अगर मैं उनके बिहेवियर को अगर मैं समझती हूँ तो ही तो मैं उनको एनकरेज कर पाऊँगी, तो ही तो मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँगी. और मुझे पता है कि अगर 5 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं तो 5 लोगों के डिफरेंसेस भी होंगे, कोई एक जैसा तो होंगे नहीं. 5 लोग 5 उंगलियाँ तो बराबर होती नहीं है, कोई कुछ होगा कोई कुछ होगा, तो हर लोग डिफरेंट होते हैं. तो उन डिफरेंट लोगों को मैनेज करना है मुझे, और मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं उनको समझूंगी, है ना. तो एंड हैंस ट्रीटिंग एवरी पर्सन डिफरेंटली. हर पर्सन को मुझे डिफरेंटली भी ट्रीट करना पड़ सकता है. कोई किस तरीके से मानेगा तो कोई किस तरीके से मानेगा. तो एज अ मैनेजर मेरे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं लोगों को समझूं और उस तरीके से उनको मैनेज करूं. तो द लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो टॉट अस दैट इंडिविजुअल
इज़ डिफरेंट एंड यूनिक। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस का पॉइंट है ये हमें ये समझाता है कि हर इंसान यूनिक है। नंबर 2 आता है परसेप्शन। परसेप्शन की अगर हम बात, तो परसेप्शन का मतलब क्या, कि जब हम जानते हैं कि हर इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है। पीपल सी डिफरेंट थिंग इन अ डिफरेंट वेज, है ना। जैसे लोगों के जो व्यू पॉइंट्स है वो अलग होते हैं। कोई किसी चीज़ को तो कैसे देखेगा, तो कोई, तो कह सकते हैं कि हर लोगों का जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं। किसी को देखने का नज़रिया जो है वो अलग होता है। तो हमें भी लोगों को जो है एक तरीके से, उन्होंने बोला ना कि सेम ही ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से, व्यू पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। और लेकिन कह सकते हैं कि अगर हमें नेचर ऑफ पीपल को अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है। किसी को कोई बात सही लग सकती है और किसी को वही बात सही नहीं भी लग सकती। तो एज अ मैनेजर आपको ट्राई करना है कि आपको लोगों के परसेप्शन को भी स्टडी करना है कि उनका परसेप्शन क्या है। नंबर 3, मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। तो द नीड ऑफ एन एम्प्लॉय मोटिवेट हिम टू परफॉर्म वेल इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन सम केसेस। तो इन्होंने बोला क्या कि मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत है। ऑब्वियसली वो तो है ही, ये तो हमने पढ़ा ही, क्योंकि तभी वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन रिक्वायर्ड रहता है ताकि हमारी वर्क क्वालिटी अच्छी हो, फास्टर हो, एक्सीलेंस हो हमारे काम में, एम्प्लॉयज़ के काम में। उसके बाद होल पर्सन। तो जब आप एम्प्लॉय हायर करते हो तो मैनेजर जो है वो उसके बहुत चीज़ें हायर करता है। मान लो मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, ठीक है, तो मैं उसी एम्प्लॉय को नहीं हायर कर रही, उसके नेचर को भी हायर कर रही हूँ, उसके लाइक डिसलाइक्स को भी हायर कर रही हूँ, उसकी प्रेफरेंसेस, बैकग्राउंड, हॉबीज़, ये सब हायर कर रही हूँ, एक्सेट्रा। बट इस फैमिली क्या लाइफ कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम हिज वर्क लाइफ, है ना। ऑब्वियसली हर इंसान की फैमिली लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, वर्क लाइफ अलग होती है। तो ऑब्वियसली वो तो उससे अलग तो हो नहीं सकती। तो एज अ मैनेजर मुझे ये समझना है कि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो उसे होम जैसी फीलिंग दे, सो दैट वो अच्छे से काम कर सके। कॉज्ड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि नॉर्मल बिहेवियर जो हैज़ इश्यूज रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ ए पर्सन, है ना। तो ये तो है ही, हमें पता ही है हर इंसान की अलग अलग नीड्स होती हैं और इश्यूज जो होते हैं वो नीड रिलेटेड ही होते हैं और बिहेवियर भी उसी तरीके से डेवलप होता है। तो मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट 2 तरीक़ों से कर सकता है। पहला, बाय शोइंग देम हाउ देयर एक्शन कैन रेज देयर नीड फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ये बोलूँगी कि कि कैसे आप अच्छे से काम करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा या आपका प्रमोशन होगा। तो जब एक इंसान की कोई नीड है या फिर आपको प्रमोशन दे देंगे हम लोग या आपको हम लोग अवार्ड दे देंगे बेस्ट एम्प्लॉय का, कुछ इंसान की कुछ नीड होती है ना। तो अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनकी नीड फुलफिल होगी, ये चीज़ उनको बताना, दिखाना। सेकेंडली, उनको थ्रेट करना। ये तो था पॉजिटिव तरीका पहले वाला। दूसरा था नेगेटिव तरीका कि अगर उन्होंने अच्छे से काम ना करा तो हो सकता है उनको इंसेंटिव ना मिले, हो सकता है उनकी सैलरी कट कर दी जाए। तो ये होता है नेगेटिव ट्रीटमेंट एक तरीके से। तो हर किसी का कॉज एंड इफेक्ट होता है। उसके बाद डिज़ायर फॉर इन्वॉल्वमेंट। तो एन एम्प्लॉय जो मीनिंगफुली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, अच्छा फील करता है ना। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई मीनिंगफुल नहीं समझता किसी काम को, उस ऑर्गेनाइजेशन में ही उसको रहना ऐसा लगता है कि मीनिंगफुल नहीं है मेरे लिए, तो उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सेम बात होती है। तो लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई उस काम को, उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को मीनिंगफुल समझता है और उस वर्क में मीनिंगफुली इन्वॉल्व होता है, तो मैनेजमेंट को भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का तो ग्रोथ हो ही हो, साथ में एम्प्लॉय का भी हो। तो म्यूचुअल ग्रोथ की बात करता है। ह्यूमन डिग्निटी। हर पर्सन चाहता है रिस्पेक्ट, कि भाई दूसरे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। तो एम्प्लॉयज़ को भी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए जैसे मैनेजर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि ऑर्गेनाइजेशन एक जो है, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन की नेचर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं एक सोशल सिस्टम है। वाई वी आर सेइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम? बिकॉज लोग काम कर रहे हैं, है ना। लोग
ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना है, बातचीत है. व्हाट इज दिस? सोशल सिस्टम. तो जस्ट लाइक अ सोशल सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू अचीव इट्स गोल. तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, बेटर कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाओगे. म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट होना चाहिए. तो जब ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तभी जो है अच्छे से काम हो पाता है. तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो कैन ओनली बी अचीव थ्रू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. जब एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिल के काम करते हैं, कंबाइंड एफर्ट्स लगाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप तभी अचीव कर सकते हो. और इससे ऑब्वियसली एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की ही क्या होती है, म्यूचुअल ग्रोथ होती है. एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिकल कंडक्ट ज़रूरी होता है किसी भी एम्प्लॉय का ना, कि एथिकल कंडक्ट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन एंड होल्ड वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ इन दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हैं, जो एम्प्लॉयज़ काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो उनको रखना, उनको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है. और ऐसा तभी हो पाएगा जब आपका काम करने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो एथिकल होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए. तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टिकेगा, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय टिकेगा. ठीक है. और अपने एम्प्लॉयज़ को एथिकल वे में ही ट्रीट करना चाहिए, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर सकता है, हो सकता है. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे कुछ मॉडल्स की. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ मॉडल हैं. एक है ऑटोक्रेटिक, फिर दूसरा है कस्टोडियल, कॉलेजियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल एंड सिस्टम मॉडल. तो बात करेंगे ओबी की. अगर हम फील्ड की अगर हम बात करें तो मॉडल्स कुछ डेवलप किए गए हैं. और नंबर 1 हमारे जो 5 मॉडल आते हैं ओबी के, नंबर 1 है हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल. ऑटोक्रेटिक मॉडल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है जो एम्फसाइज करता है अथॉरिटी और पावर. ऑटोक्रेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स की चलती हो, मैनेजर्स ही वहाँ पे डिसीजन लेते हो, मैनेजर की ही पावर हो और मैनेजर का ही सब कुछ होता हो, अथॉरिटी हो, उसके पास ही अथॉरिटी होती है. और एम्प्लॉयज़ को उनका वन वे एक तरीके से कम्युनिकेशन होता है और सुननी पड़ती है और काम करना होता है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एम्प्लॉय आर नेचुरली अनमोटिवेटेड. ऑब्वियसली हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे तो हम अनमोटिवेटेड तो रहेंगे ही. मोटिवेटेड तो ऑब्वियसली हम नहीं रहने वाले. और ऑब्वियसली ऑटोक्रेटिक मॉडल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल होता है जहाँ पे मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन लगातार होता है. जो मैनेजर होते हैं वो लगातार सुपरविजन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में. जैसे हमने मोटिवेशन में पढ़ा था थ्योरी एक्स वाला, अगर याद हो आपको, थ्योरी एक्स में हमने यही पढ़ा था ना कि क्लोज चेक, सुपरविज़न, ये सब होता था क्योंकि वो लोग आलसी होते थे, वो लोग मोटिवेटेड नहीं होते थे. तो ये कुछ इसी तरीके का मॉडल है. तो यहाँ पे मैनेजरियल ओरिएंटेशन पावर की तरफ होता है. मैनेजर जो है वो उनको अथॉरिटी के तौर पे देखा जाता है और उनका काम होता है सिर्फ लोगों से काम करवाना. ठीक है. हाईली डिपेंडेंट ऑन द बॉस. ऐसा मॉडल अगर होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो बॉस पे डिपेंड करता है. कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली डाउनवर्ड जाता है. डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऊपर से सीधा नीचे बात जाती है. कहने का मतलब है ऊपर से ऑर्डर आया, नीचे वालों को मानना है. सो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन यहाँ पे डाउनवर्ड होता है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि ये थ्योरी एक्स वाली एजम्पशन पर भी बेस करता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया. उसके बाद आता है कस्टोडियन मॉडल. कस्टोडियन मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो कस्टोडियन मॉडल एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो फोकस करती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हम उनकी लॉयल्टी या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी से या बेनिफिट्स देकर ही कर सकते हैं. मतलब उनको सैलरी इंसेंटिव के थ्रू ही हम कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है डाउन टू एम्प्लॉयज़ विद लिटल टू नो एम्प्लॉय इनपुट इन डिसीजन मेकिंग. मतलब यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ की कुछ ज़्यादा सुनी नहीं जाती है, बस उनको पैसे से एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे के ही उनको मोटिवेट किया जाता है. तो यहाँ पे जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन होता है वो पैसे के यूज़ की तरफ ज़्यादा होता है. मतलब कि पैसा फेंको और काम निकलवाओ. ठीक है. उसके बाद मॉडल डिपेंडेंट्स ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज. ऑब्वियसली कस्टोडियल मॉडल जो है वो हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है. और जैसे कि हमने मोटिवेशन में हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था हाइजीन फैक्टर. हाइजीन फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं. तो उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए
और ये सारी चीज़ें, अच्छा वर्क प्लेस होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन, ये सब हमने पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हर्ट्ज़बर्ग का जो मेंटेनेंस वाला फैक्टर है उस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है और यहाँ पे बॉस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करते, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं हाई नहीं होता है और ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होता है। एम्प्लॉयज़ को कोई ज़्यादा अथॉरिटी नहीं दी जाती कुछ भी डिसाइड करने के लिए कि कौन से बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। और ये जो मॉडल है ये मैच्योर एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे सपोर्टिव मॉडल की। तो सपोर्टिव मॉडल एक की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मैनेजमेंट अप्रोच है जो फोकस करती है एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करने में टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एम्प्लॉयज़ आर की टू एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की एक मात्र की है, एक है ना, कि एम्प्लॉयज़ को अगर खुश रखोगे, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एनकरेज हों इनोवेशन करने में, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, एंगेजमेंट में, मतलब कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके बढ़िया काम करें इन चीज़ों में। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो सपोर्टिव मॉडल की, तो मैनेजरियल ओरिएंटेशन यहाँ पे लीडरशिप की तरफ ज़्यादा होता है। यहाँ पे एम रहता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना है ताकि उनके रिजल्ट्स अचीव हों और ऑब्वियसली उनके रिजल्ट अचीव होंगे तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव होंगे। तो फोकस जो होता है वो ज़्यादातर पार्टिसिपेशन पे होता है और यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को भी जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। ये जो मॉडल है सपोर्टिव मॉडल जो है वो सपोर्टिव रिलेशनशिप की भी बात करता है और यहाँ पे हाई ऑर्डर नीड्स लाइक एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे फुलफिल होती है। मतलब कि ये मॉडल उन लोगों के लिए है जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड या फिर सेफ्टी नीड्स या फिर सोशल नीड्स ये सब फुलफिल हो चुकी हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये मॉडल वहाँ लागू होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो मॉडल है ये उसी कंडीशन में सूटेबल होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और ह्यूमन एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे इतना नहीं किया जाता। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमने कस्टोडियन मॉडल में पढ़ा था, लेकिन यहाँ नहीं। इसके बाद आता है, इन्होंने बोला कि एक लाइन और है इसी की सपोर्टिव मॉडल की, ये थ्योरी वाई की बात करता है। थ्योरी वाई में हमने पढ़ा था ना कि थ्योरी वाई वाले लोग जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो उन पे ज़्यादा सुपरविज़न की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये उसी की तरह ही है। उसके बाद बात करेंगे कॉलेजियल मॉडल की। कॉलेजियल मॉडल एक ऐसा मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे ज़्यादा जोर डालता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो ये जो मॉडल है ये बेस्ड है कि एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र को खुद एक साथ मिलके काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो कॉलेजियल यहाँ पे जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन होता है वो टीम वर्क की तरफ ज़्यादा होता है। मतलब जो कॉलेजियल मॉडल है वो टीम वर्क को ज़्यादा बोलता है कि हाँ टीम वर्क पे फोकस करता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं होती और मैनेजमेंट की तरफ से उनको कोई डायरेक्शन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एम्प्लॉयज़ के खुद से रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं और यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो पूरी होती है और एम्प्लॉयज़ जो है वो एंथुजियास्टिकली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बात करेंगे सिस्टम मॉडल की। तो सिस्टम मॉडल अभी इमर्ज हो रहा है, ऐसा मॉडल है जो अभी इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैनेजरियल ओरिएंटेशन है वो केयरिंग और कंपैरिजन दोनों पे है कि केयर भी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की और साथ में कंपेयर भी कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ काम बेटर वे में, बेस्ट वे में कर सकते हैं, वो चीज़ स्टडी करना। एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ नीड्स फुलफिल होती हैं सिस्टम मॉडल में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बैकग्राउंड के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर बैकग्राउंड या इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ये सब आया। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले बात करेंगे। तो सडन चेंज इन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था तभी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ था, जो कि आया था 1750 से 1850 में और ये इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्टेड हुआ था। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हम मशीन एज भी बोलते हैं और
ऑब्वियसली ये हमने मोटिवेशन जब हमने मैनेजमेंट यूनिट 1 पढ़ा था तो हमने रॉबर्ट ऑन के बारे में पढ़ा था सबसे पहले। तो रॉबर्ट ऑन की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट्री ओनर थे 1880 में, एंड ये एक पहले इंसान थे जिन्होंने एम्प्लॉय की पर्सनल नीड्स के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने यंग चिल्ड्रन को एम्प्लॉय बनाना इस चीज़ से को रिफ्यूज़ किया था कि जैसे होता है ना कि बाल मजदूरी, इन चीज़ों को इसने क्या किया था, रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद taught his workers cleanliness and temperance and improve their working conditions। तो इसने अपने वर्कर्स को ये सिखाया था कि किस तरीके से हमें क्लीनलीनेस के साथ काम करना है, अपनी वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव करनी है। तो इनको एक तरीके से पर्सनल मैनेजमेंट का फादर भी बोला जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ एंड्रयू यूअर की, तो एंड्रयू यूअर की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी द फिलॉसफी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स 1835 में, जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया था ह्यूमन फैक्टर को, कि ह्यूमन फैक्टर भी वन ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल या मशीन या इक्विपमेंट्स के अलावा जो ह्यूमन फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन्होंने एक तरीके से ह्यूमन फैक्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। इन्होंने बोला ही प्रोवाइड वर्कर विद वॉट टी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सिकनेस पेमेंट, मतलब कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ पे फोकस किया और अपने एम्प्लॉयज़ को सिकनेस की भी पेमेंट दी। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय सिक लीव ले रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉय को एक तरीके से पैसा मिलेगा, है ना, और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करी। उसके बाद बात करेंगे, हम अभी बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। टोटल यहाँ पे 3 फेज़ है, ये बात ध्यान रखना, ये आप मेंशन करना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ठीक, तो अभी हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जे.एन. टाटा की अगर हम बात करें तो जे.एन. टाटा, तो इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया था वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। इन्होंने सबसे पहले जो है फर्स्ट ह्यूमिडिफायर एंड फायर स्प्रिंकलर्स अपनी फैक्ट्री में जो है इंस्टॉल किया था, और 1886 में इन्होंने एक पेंशन फंड भी इंस्टीट्यूट किया था। पेंशन फंड तो हमें अच्छे से सबको पता ही है क्या होता है। और 1895 में इन्होंने एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन भी इन्होंने कहा कि हम पे करेंगे। ऑब्वियसली हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे वर्कर काम करते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो है ना, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनर्स होते हैं जो एम्प्लॉय को पैसा ही नहीं देते, उनका हाथ कट गया, ऐसे आपने कई इंसिडेंट्स सुने होंगे, फैक्ट्रीज में हो जाता है और कुछ नहीं देते लोग। तो ऐसा इन्होंने बोला कि इन्होंने जे.एन. टाटा ने इन्होंने बोला कि एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन भी पे किया जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा फेज। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग रिसर्च दैट द मेन रीजन फॉर इन्फेक्शियस एंड वेस्टेज इन फैक्ट्रीज वॉज दैट वर्कर एंड मैनेजर वर नॉट अवेयर अबाउट साइंटिफिक मेथड। ऑब्वियसली साइंस की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन में कब आई, साइंटिफिक मेथड्स की बात कब होने लगी, जब हमने देखा कि हमारे फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, वर्कर और मैनेजर्स को इस बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, है ना, क्योंकि साइंटिफिक मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करते हैं, हम वेस्टेजेस को भी मिनिमाइज़ करते हैं। तो इस रिसर्च में ये पाया गया कि स्टडी किया गया कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर की। तो फ्रेडरिक टेलर की अगर हम बात करें तो इनको फादर ऑफ साइंस मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने बुक पब्लिश करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इन्होंने क्या किया था, किसी भी काम को करने को, मतलब किसी भी जॉब को इन्होंने जो है पार्ट्स में डिवाइड किया था, कि अगर हम किसी काम को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। डिवीज़न ऑफ वर्क की इन्होंने बात करी थी। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या, कि काम को बांटो, काम को डिवाइड करो, जॉब को डिवाइड करो, तब आप प्रॉपरली काम कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिवाइड करो। ठीक है, सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट पे इन्होंने जोर डाला था। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो थे साइंस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थम, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेट एफिशिएंसी। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, और बात कर सकते हैं कि
ये सारी इन्होंने दिया। उसके बाद बात करेंगे, ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आपने इससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट काफ़ी पढ़ा ही है, जब हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसी के पॉइंट भी आप इनमें ऐड कर देना, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की। तो एल्टन मायो, जो कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फादर थे, हैं, तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा काम नहीं आया तो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आया, ठीक है। तो इसने जो है एम्प्लॉय के कोऑपरेशन और मोरल पे फोकस किया। तो इसमें ये पाया गया कि कैसे जो है इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें इन्होंने एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाउस होन प्लांट जो है वो उस पर कंडक्ट करी स्टडी, और 1924 से 32 के बीच में एल्टन मायो ने। और बात करेंगे ग्रेट डिप्रेशन की, क्योंकि 1929 की अगर हम बात करें तो यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया था और मंदी की सिचुएशन आ गई थी। तो आउटकम क्या निकला था उस डिप्रेशन का? बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। तो परचेजिंग पावर जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर तो डाउन जानी ही थी, लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन जा रहा था। तो ये फिनोमिनन सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला था, ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के कुछ बेनिफिट्स हुए। क्या? कि मैनेजमेंट ने सोचना शुरू करा कि प्रोडक्शन के अलावा और भी फंक्शंस हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सनल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, ये भी ज़रूरी है कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये एक बेनिफिट था कि अगर वो डिप्रेशन की सिचुएशन आई तो मैनेजमेंट को सोचने पे उस डिप्रेशन ने मजबूर कर दिया, उस मंदी ने मजबूर कर दिया कि वो अदर फंक्शंस पे भी फोकस कर सकें। तो ग्रेट डिप्रेशन प्रेजेंटेड वेरियस ह्यूमन प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स उस टाइम पे सामने आई थी, जो मैनेजर्स को आइडेंटिफाई और हैंडल करनी थी, ज़रूरत थी। तो एज अ रिज़ल्ट पर्सनल डेवलपमेंट फॉर्म हुआ, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई और उसको इम्पोर्टेंस दी गई, और इसमें मैनेजर्स ने शुरू किया एक न्यू एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोच डेवलप करने का, जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आउटकम निकले, ग्रेट डिफरेंसेस इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। कह सकते हैं कि एक तरीके से कि ह्यूमन रिलेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो ओबियसली हम लोग बात ही यही कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बैकग्राउंड की, तो इसमें ह्यूमंस की ही बात हो रही है, ह्यूमन के रिलेशन, ह्यूमन के बिहेवियर। इसके बाद बात करेंगे एक लेबर मूवमेंट की। अब हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर की। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। अभी तक हमने जो कवर किया वो किया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फाउंडेशन और बैकग्राउंड, ठीक है। अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के कुछ स्टेजेस हैं, वो सब हमें पढ़ने हैं, टीम बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रुप बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ग्रुप बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू दी observable actions, thoughts, feelings of a collection of people or individual within a group of people। तो ग्रुप बिहेवियर का मतलब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनते हैं, लोगों के ग्रुप बनते हैं, उस लोगों के जो ग्रुप बन रहे हैं उनके एक्शंस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स के बारे में स्टडी करना, और उनको कह सकते हैं कि एक तरीके से वही हमारा ग्रुप बिहेवियर है, जिसको एज अ मैनेजर, एज अ लीडर जो है आप लोग देखते हो, स्टडी करते हो। तो ग्रुप बिहेवियर कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, किनकी? ग्रुप्स की, ग्रुप ऑफ पीपल की। तो इट एनकम्पासेस हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ दे इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर एंड हाउ द ग्रुप्स एज अ होल फंक्शन। क्योंकि मान लो एज एन इंडिविजुअल तो आपकी सोच है, लेकिन जब आप एक ग्रुप के मेंबर हो तो जो ग्रुप की बात होगी, जिसमें ग्रुप के सारे मेंबर एग्री करेंगे, यू हैव टू एग्री, आपको भी एग्री होना पड़ेगा। तो जब ग्रुप बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ग्रुप बिहेवियर एक दूसरे के कह सकते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन्स के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर के कुछ की एस्पेक्ट्स की, मतलब कि ग्रुप सबसे पहले बनता कैसे है। ग्रुप फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मान लो मैंने आज एक ऑर्गेनाइजेशन नया ज्वाइन किया, मेरी हैबिट्स, मेरे इंटरेस्ट, मेरे गोल, मेरी सोशल नीड्स
और मेरी वाइब्स मैच जिनके साथ करेंगी, ऑब्वियसली मेरा ग्रुप उन्हीं के साथ बनेगा, राइट। तो ग्रुप फॉर्म फॉर वेरियस रीज़न। ग्रुप बनते कैसे हैं? बहुत रीज़न होते हैं। उनके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं, उनके गोल्स कुछ एक जैसे होते हैं, सोशल नीड्स, और ये जो प्रोसेस है ग्रुप फॉर्मेशन का, इसमें अट्रैक्शन भी आता है, इसमें कम्युनिकेशन भी आता है, इसमें इंटरेक्शन भी आता है ना, कि भाई मेरी किसी से अच्छी कम्युनिकेशन है, बातचीत अच्छी है, तो मैं उसके साथ मेरे को अच्छा लगेगा और मेरा ग्रुप बनेगा, है ना। ऐसी 2 या 3 लोगों का बन गया ग्रुप, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से ग्रुप फॉर्म होता है। ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स डेवलप अ स्ट्रक्चर विद रोल्स, नॉर्म्स एंड हायरार्कीज। तो जो ये ग्रुप्स बनते हैं इसमें एक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी, रोल की, नॉर्म्स की और हायरार्कीज की। तो रोल्स की अगर हम बात करें तो रोल्स डिफाइन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, है ना। कि रोल्स की अगर हम बात करें तो रोल क्या है? रोल का मतलब होता है कि जो एक ग्रुप के मेंबर हैं वो कैसे, उनका जो बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर को बताता है कि ठीक। और नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो नॉर्म्स होते हैं रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। मान लो मेरा एक ग्रुप है, तो हमारे ग्रुप की कुछ ना कुछ नॉर्म्स होंगे, हमारे ग्रुप के कुछ ना कुछ एक हायरार्की होगी। मान लो मेरा ग्रुप तो बन गया, उसमें कौन किसकी ज़्यादा सुनी जाएगी, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर भी होता है। नंबर 3, ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस का मतलब होता है डायनामिक इंटरैक्शन दैट अकर विद इन अ ग्रुप। तो जैसे कि डिसीजन मेकिंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो कुछ फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि ग्रुप का साइज़ भी हो गया, लीडरशिप, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ग्रुप आउटकम्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप आउटकम्स क्या हैं? ग्रुप आउटकम्स हैं आर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस। मतलब कि देखो, ग्रुप प्रोसेसेस में हमने बोला, बात करी डायनेमिक इंटरैक्शंस की, अलग अलग इंटरैक्शंस की, जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, जिसमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व भी करते हैं, जिसमें हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली वो ग्रुप साइज पे भी डिपेंड करता है और कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है कि उस ग्रुप के मेंबर किस तरीके के हैं। लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है, कोई ना कोई उस ग्रुप को लीड तो करता ही है ना। तो जो ग्रुप आउटकम है वो एक तरीके से ग्रुप प्रोसेस का ही रिजल्ट होता है, जिसमें कह सकते हैं कि ग्रुप्स जो है वो किसी भी इंडिविजुअल वर्किंग अलोन से ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। मान लो आप एक ग्रुप में हो, ठीक है। जब आपके साथ आप एक ग्रुप के मेंबर हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उस ग्रुप के मेंबर आपको सपोर्ट करेंगे। तो जब आपको एक सपोर्ट मिलता है ना, तो आपका कह सकते हैं कि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और वही एक बंदा जिसका कोई ग्रुप नहीं है, जो अलोन है, जिसका कोई ग्रुप है ही नहीं, वो किसी ग्रुप का मेंबर ही नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकता जो एक ग्रुप अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि नंबर 1 तो ग्रुप साइज़ है। तो ग्रुप साइज़ की अगर हम बात करें तो ग्रुप का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। अगर मेरा ग्रुप बड़ा है तो वहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, है ना। छोटे ग्रुप में इतने कन्फ्लिक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन लार्जर ग्रुप्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद ग्रुप कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है ग्रुप के मेंबर किस तरीके के हैं, उनकी एज में क्या डिफरेंसेस है, उनके जेंडर्स में डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें जो ऑब्वियसली ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती ही हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, विद इन अ ग्रुप, वो सारे जो है इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप तो करते ही हैं। क्योंकि पहले मान लो मेरा नेचर कुछ और था, लेकिन आज मैं एक ग्रुप की मेंबर हूँ, तो उस ग्रुप में जो चीज़ें होती हैं, जो बातें चलती हैं या जो भी नॉर्म्स हैं, मुझे वो मानने पड़ेंगे। तो मेरी इंडिविजुअल सोच अलग हो जाएगी और उस ग्रुप की तरह सोचने लग जाऊंगी मैं भी, जो उस ग्रुप की सोच है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ग्रुप कोहेजन की अगर मैं बात करूँ तो ये वो डिग्री है जिसमें ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कनेक्टेड फील करते हैं, कमिटेड फील करते हैं ग्रुप के साथ, और ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते हैं सेटिस्फेक्शन के साथ। उसके बाद ग्रुप लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप लीडरशिप भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा ग्रुप बिहेवियर को,
तो क्या ग्रुप लीडर्स, जो ग्रुप लीडर होते हैं वो उनका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंटली ये इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप के डायनेमिक्स और आउटकम्स को। उसके बाद वाई वी आर स्टडिंग ग्रुप बिहेवियर, मतलब एज अ मैनेजर, एज अ लीडर आपको क्यों समझना है ग्रुप बिहेवियर को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ग्रुप बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है अलग अलग फील्ड्स में, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किस चीज़ में, प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस ग्रुप बिहेवियर। किसी, अगर मान लो एज अ मैनेजर मैंने किसी ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया, तो मुझे पता है कि उस ग्रुप से मुझे काम कैसे निकलवाना है बेटर वे में, है ना। तो अगर मैंने उसको समझ लिया तो मैं इजीली प्रिडिक्ट भी कर पाऊंगी और उस ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर पाऊंगी। तो by understanding the factor that shape group behavior, we can anticipate how groups will react to certain situations। कि अगर एज अ मैनेजर, एज अ लीडर मुझे ग्रुप बिहेवियर के बारे में पता है, तो मैं उस चीज़ का प्रिडिक्शन लगा सकती हूँ कि अगर कल को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई तो ये ग्रुप किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और या फिर ये ग्रुप किस तरीके से इंटरवीन कर सकता है ना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजंस तो लेने ही होते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन तो फेस करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। ग्रुप बिहेवियर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता रहता है। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर आपको स्टडी करना होगा। इम्प्रूव ग्रुप परफॉर्मेंस, तो जब आप ग्रुप के कॉम्पोजिशन को समझते हो, जब आप ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझते हो एज अ मैनेजर, उसके प्रोसेसेस को समझते हो, तो हम जो है एक मैनेजर के तौर पे आप उस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को भी क्या कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। जब आपको ग्रुप के कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता हो, वो आप रिकॉग्नाइज कर लो, सोशल कोहेजन की इम्पोर्टेंस आपको पता हो, और तो हम जो है एक अच्छा इंटरेक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं, उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बिहेवियर के कुछ ना स्टेजेस होते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इसके कुछ स्टेजेस हैं। नंबर 1 है फॉर्मिंग। पहला तो ग्रुप बनेगा, फॉर्म होगा, तो फॉर्मिंग का मतलब तो वही है, फॉर्मेशन, ग्रुप का बनना। तो ये जो होता है इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, जहाँ पे ग्रुप मेंबर्स एक साथ आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के पर्पस को समझते हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ जो है अपनी एक्साइटमेंट, एंजाइटी, क्यूरियोसिटी सब शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको अच्छा लगता है, तब वो एक ग्रुप बनता है। ठीक, बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो ग्रुप, अगर मेरा किसी के साथ ग्रुप है तो वहाँ पे मैं पोलाइट बिहेव तो करूँगी, तो मेंबर्स जो है वो पोलाइट होते हैं, वो इनिशियल रिलेशनशिप बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी जो है वो लिटल होते हैं, ज़्यादा होते ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उस ग्रुप की मेंबर तभी हूँ, है ना। और उसका गोल क्या होता है, सेंस ऑफ पर्पस, क्लियर रोल्स एंड अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ये पहला स्टेज है फॉर्मिंग। दूसरा आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स इमर्ज होते हैं थोड़े बहुत मेंबर्स के बीच में, कुछ ना कुछ डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, चैलेंजिंग आइडियाज़ आते हैं। तो इस स्टेज में कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि पावर स्ट्रगल्स, कन्फ्लिक्ट्स ओवर रोल्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अथॉरिटी को या ग्रुप लीडर्स को। और कह सकते हैं कि स्टॉर्मिंग स्टेज ऐसा स्टेज है जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कन्फ्लिक्ट्स आते हैं बिकॉज कन्फ्लिक्ट आते हैं प्रॉब्लम की वजह से, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होएगा, है ना। तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज में होता है। गोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉर्मिंग स्टेज पे जो गोल रहता है वो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का रहता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने को रहता है, और ग्रुप के पर्पस को रिफाइन किया जाता है। इसके बाद थर्ड आता है नॉर्मिंग स्टेज। तो नॉर्मिंग स्टेज की अगर हम बात करें तो ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना शुरू करते हैं इस स्टेज पे। पहले स्टेज में उन्होंने ग्रुप बनाया, दूसरे स्टेज पे कुछ कन्फ्लिक्ट आया, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की ट्राई करा। नॉर्मिंग स्टेज में भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजॉल्व हो गया एंड देन ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोहेजन को ज़्यादा फोस्टर किया जा रहा है, मतलब कि उनको कनेक्ट
कनेक्शन वाली फीलिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि एक दूसरे के साथ कमिटेड रहो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा कमिटेड रहता है ग्रुप के साथ और आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट ओपनली। इस स्टेज पे आके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं ओपनली, और यहाँ पे रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो नॉर्मिंग वाले स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोहेजन को फोस्टर किया जाता है, ग्रुप नॉर्म्स को क्लियर किया जाता है और ग्रुप के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद जो स्टेज आता है 4th नंबर, दैट इज़ परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग स्टेज जो है वो एक पीक स्टेज है किसी भी ग्रुप प्रोडक्टिविटी का, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो कोलैबोरेटिवली एंड एफिशिएंटली जो है काम करते हैं ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या रहता है कि जो ग्रुप है वो स्मूथली ऑपरेट करता है, हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस रहती है, मतलब कि खुद से अच्छे से काम करते हैं मेंबर्स और एक दूसरे की मदद भी लेते हैं। मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस, मोटिवेटेड और इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप के टास्क को, जो भी उस ग्रुप का टास्क होता है। गोल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की का ही गोल रहता है और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मेंटेन करने की ट्राई करते हैं, गोल रहता है, और मिनिमल कन्फ्लिक्ट आए, मतलब कम से कम कन्फ्लिक्ट आने चाहिए, इन चीज़ की ट्राई की जाती है। उसके बाद बात करेंगे एडजॉर्निंग स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज की। तो ये फाइनल स्टेज होता है जब ग्रुप ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और कह सकते हैं कि सारा काम हो चुका है और अब ग्रुप को जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि ग्रुप की जो अकम्प्लिशमेंट है, जो उन्होंने अचीव किया, उस पर ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और मेंबर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर अचीवमेंट्स, फीडबैक शेयर करते हैं, और है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ग्रुप के कुछ डायनेमिक्स होते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप में चेंजेस आना, है ना, ग्रुप डायनेमिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी हमारा एक टॉपिक ही है। तो ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ फोर्सेस विद इन अ ग्रुप, है ना, कि जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्टडी करना, उनके बिहेवियर को स्टडी करना, और इसमें ये देखते हैं हम कि कैसे ग्रुप जो है वो बनते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है, क्या उनके प्रोसेसेस होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमें ग्रुप डायनेमिक्स को समझना जो है वो काफ़ी क्रूशियल होता है, क्योंकि जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयज़ हो, उनके मोरल, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट डालता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ग्रुप डायनेमिक्स। तो कुछ की कॉन्सेप्ट है, ये हमने अभी पढ़े ही थे। वैसे तो ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस भी हमने पढ़ लिए हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, तो ये ऊपर वाले ही सारे पॉइंट थे। इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डायनेमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है? डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी एनहेंस होती है, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, मोटिवेशन एंगेजमेंट इंक्रीज़ होता है, बेटर कम्युनिकेशन और बेटर टीम वर्क होता है, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। इसके बाद बात करेंगे टीम बिल्डिंग की। टीम बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले टीम बिल्डिंग होता क्या है? तो टीम बिल्डिंग एक वो एक्शन है, वो एक वो प्रोसेस है जिससे कि हमारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इफ़ेक्टिवली एक साथ जो है काम करते हैं, ठीक, और एज अ टीम स्पेशली यूजिंग एक्टिविटी इवेंट्स डिज़ाइन टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रमोट कोऑपरेशन। हम टीम बिल्ड कर ही क्यों रहे हैं? बिकॉज हम उस टीम को इसलिए बिल्ड कर रहे हैं, उसमें जो मेंबर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरीके से कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं उस टीम को ताकि वो उनका मोटिवेशन भी इंक्रीज़ हो और कोऑपरेशन भी प्रमोट हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो काम करें, तभी इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो टीम वर्क, टीम बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? टीम बिल्डिंग की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो नंबर 1, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो टीम बिल्डिंग के थ्रू ही आप जो है टीम बिल्डिंग के थ्रू ही आप पूरी टीम के जो मेंबर हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाओगे।
इन डे टू डे रूटीन वर्क सच एनालिसिस कैन नॉट बी डन। ठीक है, जब आप टीम बिल्ड करते हो तो आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हो, क्योंकि जब टीम में काम करते हैं लोग तो ज़्यादा बेटर वे में चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद क्योंकि एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपिटेंसी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट टुवर्ड्स विजन एंड मिशन। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ से होता क्या है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ रोल एंड इम्पोर्टेंस बताती है कि किसके लिए, टीम जो भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम बन रही है कि उनको कहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचना है अपने विज़न तक, और ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है। तो इट मेक्स द इंडिविजुअल अंडरस्टैंड, ये इंडिविजुअल को समझाता है, एम्प्लॉय को समझाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनके मिशन विशन को बिल्कुल क्लियर करता है और मोटिवेट करता है कि किस तरीके से आप टीम वर्क में उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो विज़न और मिशन की ओर ले जाता है ये। नंबर 3, डेवलप्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशंस को एनहेंस करती है अपने टीम मेंबर्स के, और ये जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल और फैमिलियर जो है वो बनाती है, ताकि वो एक दूसरे के साथ बेटर वे में काम करें, ट्रस्ट डेवलप करें और अपने टीम मेंबर्स को अंडरस्टैंड करें और बेटर वे में कम्युनिकेट करें, कोलैबोरेट करें और अच्छा काम करें। उसके बाद टीम बिल्डिंग की एक और इम्पॉर्टेंस है, दैट इज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना। तो जब हम टीम बिल्ड करते हैं तो हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं कि हर मेंबर का क्या रोल रहने वाला है, और हर इंसान को इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है विद द मोटिवेशन, ताकि वो एज अ टीम परफॉर्म करें। उसके बाद इनिशिएट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल मोटिवेटेड होता है अपने अपने व्यूज़ और ओपिनियंस में, और हर एम्प्लॉय मतलब हर मेंबर जो होता है टीम का वो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग पे भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि आप एक टीम में वर्क कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम पे आप वर्क कर रहे हो, उसको सोल्व करने की ट्राई कर रहे हो, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते हो एज अ टीम मेंबर। उसके बाद ये भी ऑब्वियसली कि टीम बिल्डिंग के थ्रू क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ट्रस्ट एंड मोरल बिल्ड होता है, और सारी चीज़ें स्मूथली रन होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।